Hello everyone. Today we are starting chapter 3rd of science. The chapter name of a genetics. Genetics. साइंस का जो चैप्टर है उसका नेम क्या है? जेनेटिक्स. Genetics, the branch of biology which deals with study of heredity and variation is called genetics. देखिए जेनेटिक्स क्या है? एक बायोलॉजी की ब्रांच है. उसमें देखिए किसको क्या जाता है? हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इज कॉल्ड. मतलब किसकी स्टडी की जाती है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं. जो विविधताएं जो देखने के लिए मिलते हैं, विभिन्नताएं जो आती हैं वो आती हैं किसमें? जी, इनकी स्टडी की जाती है बायोलॉजी में. वो ब्रांच सबकी कौन सी है? जेनेटिक्स. मतलब बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हेरिडिटी एंड वेरिएशन की जो स्टडी की जाती है वो ब्रांच जेनेटिक्स कहलाती है. द टर्म जेनेटिक्स वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय बेटसन. ये जो टर्म है जेनेटिक्स की जो टर्म है ये फर्स्ट टाइम देने वाले कौन थे? बेटसन. कौन थे? बेटसन. और 1905. दिस टर्म इज derived from the Greek language word gene. ये किससे बना है? ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जीन, उससे डिराइव किया गया. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन various characters are transmitted from generation to generation by gametes. मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेरियस करैक्टर्स मतलब विभिन्न लक्षणों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गैमेट ट्रांसमिट होता है. मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गैमेट्स के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू लक्षण जनरेट होता है, ट्रांसफ़र होते हैं. द करैक्टर्स आर नोन एज हेरिडिटरी करैक्टर. वो जो करैक्टर हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? हेरिडिटरी करैक्टर्स. द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. हेरिडिटी अपन किसको बोलेंगे? कि जो आनुवंशिक करैक्टर मतलब हेरिडिटरी जो लक्षण है कौन से? जो पैतृक पीढ़ी में है. मतलब पेरेंटल जो पीढ़ी से दूसरी ऑफ स्प्रिंग में मिलते हैं, दूसरी नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें मिलते हैं, वो उन जो करैक्टर्स जो मिलते हैं वो ट्रांसमिटेड हो जाते हैं. वो करैक्टर्स ही क्या कहलाते हैं? हेरिडिटी. द टर्म हेरिडिटी वॉज कॉइन्ड बाई स्पेंसर. और अपन को पता है वो कॉइन करने वाले बताने वाले कौन थे? हेरिडिटी वर्ड देने वाले कौन थे? स्पेंसर. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस occur among individual of the same species due to crossing over during meiosis. कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो विभिन्नताएं इंडिविजुअल तरीके से हैं, आपको पता है स्पीसीज़ में उनमें क्या करवाया जाता है? क्रॉसिंग ओवर करवाया जाता है कि ड्यूरिंग मियोसिस. मतलब देखिए जिस तरीके से डिप्लॉयड में है तो इसमें देखिए आपको पता है डिवाइडेशन होता है और डिवीजन जब होता है वो डिवीजन होता है मियोसिस डिवीजन होता है, जिसकी वजह से वो हैप्लॉइड जिससे ऑफस्प्रिंग तैयार होती है. तो देखिए आपको पता है पहले अपने चैप्टर कौन सा है? जेनेटिक्स. जेनेटिक्स किसको बोलेंगे? मतलब बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशंस की जो स्टडी की जाती है उसको जेनेटिक्स कहते हैं. तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स और जेनेटिक्स वर्ड देने वाले कौन थे? बेटसन. कौन थे बेटा? बेटसन. और ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है जीन, उससे लेकर के बनाया गया. ठीक है, इस टर्म को किससे बनाया गया है? ग्रीक लैंग्वेज वर्ड जीन से बनाया गया है.
ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो विभिन्न प्रकार के जो लक्षण ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से, बाई किसके द्वारा, गैमेट्स के द्वारा। तो वो जो करेक्टर मिलते हैं उन करेक्टर को ही अपन हेरिडेटरी करेक्टर बोलते हैं, आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। क्या अपन कहते नहीं कि ये तो सेम दादा पे गया आपने, हाँ, तो वो जो करेक्टर आपको मिल रहे हैं वो हेरिडेटरी करेक्टर्स होते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग, और वो किस में मिलते हैं, वो ट्रांसमिटेड कैसे होते हैं कि पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं। उन करेक्टर्स को ये अपन को ट्रांसमिटेड होने के जो ये करेक्टर्स ट्रांसमिटेड होते हैं उनको ये अपन हेरिडिटी बोलते हैं। द टर्म हेरिडिटी वॉज कॉइन्ड बाय स्पेंसर। हेरिडिटी वर्ड देने वाले कौन थे, स्पेंसर, जबकि जेनेटिक्स देने वाला बैटसन। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस occur among individual of the same species due to crossing over during meiosis। तो फिर देखिए उसमें क्रॉस करवाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उनमें क्रॉस करवाया जाता है। फिर नेक्स्ट जो अपन को डिवीजन होता है उसमें देखिए क्रॉसिंग ओवर के दौरान, इसमें मेयोसिस के दौरान ये हैप्लॉइड बन जाता है। देखते हैं कैसे ट्रांसमिटेड होता है। नेक्स्ट है मेंडेलिज्म, मेंडलवाद। देखते हैं मेंडेलिज्म। ग्रेगर जॉन मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन माने जाते हैं बेटा, ग्रेगर जॉन मेंडल, बिकॉज मेंडल प्रपोज्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन प्लांट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब फर्स्ट टाइम इनके थ्रू प्रपोज किए गए थे लॉज, कौन से, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर लॉज दिए थे, किसके, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट टाइम देने वाले कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल थे। Mendel was born on 22nd July in 1822 in Silesian village of Hengendorf, state of Austria। कि मेंडल का जो जन्म हुआ था वो 22 जुलाई 1822 में इन सिलिशियन तो देखिए ये ऑस्ट्रिया के हेंजनड्वार्फ में सिलिशियन विलेज में उनका जन्म हुआ था। In 1842, after receiving a degree in philosophy, he became a priest in the church of a Bern town of Austria in 1843। तो देखिए ये डिग्री लेने, मतलब फिलोसफी, ये दर्शन शास्त्र में थे, इनमें डिग्री लेने के बाद में ये चर्च में एक पुजारी के, मतलब प्रीस्ट के पद पर भी रहे। और कब रहे वो, ब्रुन सिटी के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर 1843 को। मेंडल परफॉर्म्ड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी फॉर 7 years। कि इन्होंने मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी पे। तो देखिए पी का बॉटनिकल नेम क्या है, पायसम शेटाई। पी का बॉटनिकल नेम पायसम शेटाइवम। फॉर 7 years in 1865, the findings of these experiments were presented in the form of a research paper to the Bern Society of Natural History in 1866. These experiments were published in the Society's annual proceedings entitled Experiments on Plant Hybridization. On the basis of results of these experiments on garden pea, Mendel proposed the laws of inheritance, which are also known as Mendelism. Mendel died on January 6, 1884।
तो मेंडेलिज्म देखो मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जेनेटिक्स के फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने लॉज प्रपोज किए थे फर्स्ट टाइम, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, किसमें? प्लांट्स में। मेंडल का बॉर्न कब हुआ था, जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1827 को। कहाँ पे बेटा? ये ऑस्ट्रिया के हैंजनडॉर्फ सिलिशियन विलेज में। और ये देखिए, आपको पता है इन्होंने फिलोसफर की डिग्री हासिल करने के बाद में चर्च के बोन सिटी शहर में पृष्ठ पद पे भी रहे। पादरी के पद पे रहे, प्रीस्ट मतलब पादरी के पद पे रहे थे चर्च में। मेंडल ने परफॉर्म्ड कहते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड कहते हैं, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट किस पे कहते हैं? गार्डन पी पे। और पी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? पायसम सेटाइवम। लेकिन उन्होंने कितने वर्ष काम किया? 7 साल काम किया था। द फाइंडिंग ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स वर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए रिसर्च पेपर ऑफ द बॉन्ड्स सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो देखिए, आपको बताऊँ, वहाँ पे काम करते करते रिसर्च कर क्या, तो उस कंडीशन में किस पे? तब देखिए वहाँ पे ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की बुक पब्लिश्ड भी हुई थी, ठीक है। और उसका नेम जो दिया गया था वो उस टॉपिक का है एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इन रिजल्ट के बेस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट गार्डन पे जो किया था, इनके रिजल्ट के बेस पे उन्होंने देखिए वो प्रपोज्ड किए थे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? मेंडेलिज्म। और मेंडेलिज्म की डेथ हो गई थी, अपनी मेंडल है ना, उनकी डेथ हो गई थी जनवरी 6, 1884। अब देखिए रीजन्स फॉर मेंडल सक्सेस, मतलब मेंडल के सक्सेस होने के रीजन क्या है? मेनली रीजन क्या रहे हैं सक्सेस होने के? मेंडल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम। मतलब मेंडल ने जो स्टडी की थी किसकी? इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम, मतलब एक ही लक्षण की स्टडी, एक टाइम में एक ही लक्षण की स्टडी की थी। सेकंड, मेंडल मेंटेन्ड द statistical record of the experiments and analyzed them carefully। मतलब ध्यानपूर्वक इन्होंने स्टैटिक्स तरीके से भी स्टडी। तो मेंडल ने अपन के रिकॉर्ड में, एक्सपेरिमेंट के रिकॉर्ड में एनालिसिस किया था, मतलब विश्लेषण करके और डाटा तैयार किए थे ध्यानपूर्वक। ये रीजन भी था। थर्ड रीजन क्या था? मेंडल सेलेक्टेड द प्लांट मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स केयरफुली। मतलब इन्होंने प्लांट्स के तो जो मैटर है वो बड़े ही ध्यानपूर्वक तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था, सेलेक्ट किया था प्लांट को। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो सक्सेस होने के रीजन थे, सक्सेस के होने के कारण। ये देखिए सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया था? देखो, मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज, क्या बताया कि पी प्लांट के देखिए क्या रीजन है? क्योंकि पी प्लांट इज एनुअल प्लांट, therefore it was possible to study made generations in a short duration। फर्स्ट क्या था कि पी प्लांट है, एक एनुअल प्लांट है, वार्षिक, एक वार्षिक प्लांट, इसलिए पॉसिबल था कि जनरेशन के बारे में जल्दी ही उसको ड्यूरेशन, मतलब उसके मिड टाइम में, तो कम टाइम में ही उनको जनरेशन का पता चल जाता, स्टडी हो जाती। It was easy to get pure line of homozygous or homozygous plant by cell pollination because of a bisexual flower। कि ये जो पी प्लांट था ये बाइसेक्सुअल, इसके जो फ्लावर हैं वो कैसे थे? बाइसेक्सुअल फ्लावर थे। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें इजीली वे में एक ही फ्लावर में सेल पोलिनेशन भी था, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन और सेल पोलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर हो सकता था। क्यों? क्योंकि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर था, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है? जिसमें मेल एंड फीमेल जो पार्ट है तो दोनों पार्ट्स उस फ्लावर के अंदर हो तो बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो तभी अपन को पता है एक ही फ्लावर पे पोलिनेशन, मतलब पोलन ग्रेन गिर जाने की वजह से एक ही फ्लावर के अंदर स्टडी की जा सकती है, इसलिए इजी वे में था, ठीक है।
Artificial cross pollination can be easily done by assimilation एमैस्कुलेशन टेक्निक कि क्रॉस पोलिनेशन है वो आर्टिफिशियल बेस पे भी तैयार कर सकते थे। दूसरी बात है आसानी से इनमें आर्टिफिशियल मेथड है। आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन की एक मेथड थी, कौन सी, जो न्यू टेक्निक पे बनी थी, वो टेक्निक कौन सी थी, मैस्कुलेशन एमैस्कुलेशन मेथड है ना। उसके थ्रू क्रॉस पोलिनेशन भी इजीली वे में करवाया जा सकता था। वेरियस कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट, मतलब विभिन्न प्रकार के, मतलब विभिन्न विपर्यासी लक्षण, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब विपर्यासी लक्षण उसमें पी प्लांट में प्रेजेंट थे। तो देखिए सिलेक्शन होने का रीजन क्या हो सकता है। फर्स्ट रीजन तो क्या था कि पी प्लांट इज एनुअल, मतलब पी प्लांट क्या था, एनुअल प्लांट था, जिसकी वजह से जनरेशन में बहुत ही कम टाइम में आप जनरेशन ले सकते थे और स्टडी भी कर सकते थे। सेकंड क्या था कि होमोजाइगस प्लांट है। दूसरी बात बाइसेक्सुअल फ्लावर था। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो सेल पोलिनेशन के लिए इजीली वे में करवा सकते। फिर थर्ड बात क्या थी कि आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन भी करवाया जा सकता है, क्योंकि न्यू टेक्निक के बेस पे, न्यू टेक्निक कौन सी, एमैस्कुलेशन टेक्निक के बेस पे अपने आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन भी करवाया जा सकता था। फोर्थ क्या थी कि वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन पे प्लांट, मतलब विभिन्न प्रकार के विपर्यासी लक्षण भी उसमें प्रेजेंट थे। ठीक है, जिस तरीके से अपन देखिए 7 ईयर इसने जो स्टडी की थी तो 7 ही इसने कैरेक्टर्स लिए थे, किसने, मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल selected 7 contrasting characters for his experiments which are as follows। तो देखिए वो कौन से हैं जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे जो मेंडल ने सिलेक्टेड किए थे। वो देखिए इन टेबलेट, लुक एट टेबल को देखो। हाँ, तो कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो देखना इसमें क्या है कि कैरेक्टर लिए थे, पहले लिया था सीड, शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ ए सीड। एक तो था उसमें देखिए डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब जिस तरीके से मतलब पेरेंटल जनरेशन है, तो जो नेक्स्ट जो जनरेशन बनेगी उसमें वो जो करेक्टर था, अभी सीड का ले रहे तो सीड का करेक्टर उसमें नेक्स्ट जनरेशन में दिखेगा, क्या होगा, दिखेगा। तो वो मतलब प्रभावी होगा, बात है, वो अपना करेक्टर ज़रूर दिखाएगा नेक्स्ट में। और रिसेसिव में क्या होता है, जस्ट रिजल्ट, वो उस कंडीशन में मतलब 3-4 ले रहे हैं तो उसमें करेक्टर अलग है, करेक्टर अलग है तो वो नेक्स्ट में अपना नहीं शो करने से कर सकेगा, नेक्स्ट में जनरेशन में वो शो नहीं होता, वो होता है रिसेसिव। ठीक है, तो 2 टाइप से दिए थे आपको पता है, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो करेक्टर देखे थे तो वो फर्स्ट करेक्टर लिया था शेप ऑफ सीड, तो डोमिनेंट राउंडेड एंड रिंकल्ड, 2 टाइप ले लिए। फिर कलर लिया सीड का, कलर ऑफ सीड येलो और ग्रीन लिया था। कलर ऑफ फ्लावर वायलेट एंड वाइट लिया था। शेप ऑफ मैच्योर पॉट्स, पॉट मतलब फली, जो फली होती है ना फली, वो पकी भी मैच्योर्ड उसकी शेप ली थी। तो इनफ्लेटेड एंड कॉन्स्टेंट, मतलब इनफ्लेटेड में चपटी एकदम, कॉन्स्टेंट मतलब पिचकी हुई, संकुचित रूप है। कलर ऑफ इमेचर पॉट्स, उसका कलर लिया था पॉट का वो ग्रीन और येलो। 6 करेक्टर लिया था पोजीशन ऑफ ए फ्लावर, एक तो एक्जेल एंड ए टर्मिनल। टर्मिनल तो टॉप पॉइंट पे जो मिलते हैं वो होती है, जबकि एक्जेल जो तो मतलब 2 फ्लावर है, मतलब 2 ब्रांच है और उनके बीच से निकल रही हो, वो होती है एक्जेल पोजीशन। कौन सी पोजीशन में आते हैं, एक्जेल पोजीशन। 7 जो करेक्टर लिया था वो दिया था हाइट ऑफ ए प्लांट, मतलब प्लांट की हाइट ली थी, एक तो टॉलर एंड ड्वार्फ। टॉलर मतलब टॉलर तो लंबा, ड्वार्फ है बोना। तो देखिए 7 करेक्टर्स कौन कौन से सेलेक्टेड किए थे, एक तो शेप ऑफ सीड, सेकंड था कलर ऑफ सीड, थर्ड था कलर ऑफ फ्लावर, फोर्थ था शेप ऑफ मैच्योर पॉट, फिफ्थ था कलर ऑफ इमेच्योर पॉट,
6 था पोजीशन ऑफ फ्लावर, 7 था हाइट ऑफ ए प्लांट। तो ये 7 करेक्टर लिए थे अपन ने। देखिए अभी क्या क्या स्टडी अपन ने कर ली। अपनी स्टडी ये की थी कि पहले तो जेनेटिक्स ब्रांच किसको बोलते हैं, बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है। किसी में इसकी स्टडी किसकी करते हैं बेटा, हेरिडिटी वेरिएशन की है। देने वाला कौन था, बैटसन। कौन से लैंग्वेज का वर्ड है, जीन लिया गया वर्ड, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज से, ठीक है। फिर बाद में ये करेक्टर से एक पीढ़ी से मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसके थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, बाय गैमेट्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, ठीक है। तो देखिए अपन को पता है ऐसे करेक्टर ट्रांसमिटेड होते हैं, उसको अपन कौन से करेक्टर बोलते हैं, हेरिडिटरी करेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी करेक्टर्स। इसका मतलब पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में मिलते हैं ये करेक्टर्स, उसको ट्रांसमिटेड होने, ये करेक्टर्स ट्रांसमिटेड होने को अपन क्या बोल सकते हैं, हेरिडिटी। ये भी एक तरीके की ब्रांच है। तो ये हेरिडिटी ब्रांच है ना, ये जो टर्म है ये देने वाले कौन थे, स्पेंसर। कौन थे बेटा, स्पेंसर। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अपन को पता है इंडिविजुअल तरीके से जो स्पेसीज अपन सेम स्पेसीज लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्रॉसिंग ओवर करवाया जाता है। तो वो किसके दौरान करवाया जाता है, मियोसिस के दौरान ही होता है। फिर दिया मेंडलिज्म। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे बेटा, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने क्या प्रपोज्ड किया था फर्स्ट टाइम, तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बताएंगे। किस में किया था बेटा, इन प्लांट्स। तो मेंडल का बॉर्न कब हुआ था, तो 22 जुलाई यानी 1822। बेटा कहाँ हुआ था बताएंगे, ऑस्ट्रिया के कहाँ पे, टाउन कौन सा था, हेंजनड्वार्फ। विलेज कौन सा था, सिलिशियन विलेज। और उन्होंने डिग्री कब ली थी, वो फिलोसफर की जो डिग्री ली थी वो कब ली थी, 1842 को, ठीक है। बाद में वो फिलोसफर की डिग्री लेने के बाद कहाँ पे पादरी के पद पे था, प्रीस्ट कहाँ पे थे, चर्च में। वो टाउन कहाँ पे था, मतलब ऑस्ट्रिया के ब्रुन सिटी के अंदर था ना चर्च। फिर देखिए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे, किस पे किए थे, गार्डन पी पे। गार्डन पी का बॉटनिकल नेम क्या है बेटा, पाइसम सेटाइमम। और कितने साल काम किया था, 7 ईयर काम किया था। कितने साल किया था, 7 ईयर काम किया था। ऐसे काम करते करते अपना एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने पी प्लांट पे 7 ईयर। तो देखिए वहाँ पे एक रिसर्च पेपर मिला था, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री वो बुक भी थी, ठीक है। और ऐसे करते हुए उनके सम्मान में जो पब्लिश्ड किया था इन्होंने, कि बुक पब्लिश्ड की थी वो है एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इनके पूरे रिजल्ट को देखते हुए और इन्होंने और लास्ट में जा कर के पूरा निष्कर्ष निकाल करके तैयार किया था लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इसको बोलते हैं मेंडलिज्म, ठीक है। और फिर मेंडल की डेथ कब हुई थी, डाइड ऑन जनवरी 6, 1884 को। फिर रीजन्स फॉर मेंडल सक्सेस, मतलब सक्सेस होने का रीजन मेन क्या था वो देखिएगा। क्या रीजन था कि मेंडल ने जो स्टडी की थी इनहेरिटेंस की, वो एक टाइम में एक ही लक्षण की स्टडी की थी। दूसरी बात है कि सेकंड जो पॉइंट है वो ये आता है कि स्टैटिकल, मतलब ये स्टैटिक्स तरीके से इनका एनालिसिस भी किया था ध्यानपूर्वक और आंकड़े एकत्रित कर लिए थे इन्होंने ना। फिर थर्ड ये आती है कि जो मटेरियल एक्सपेरिमेंट ध्यानपूर्वक किया था, इसलिए मेटरनल जो तरीके से ये प्लांट जो सिलेक्ट करने का रीजन है वो एनुअल प्लांट। सिलेक्शन ऑफ ए पी प्लांट ही सिलेक्ट क्यों किया था, उसकी वजह भी क्या थी देखना, क्योंकि एक एनुअल प्लांट था और बहुत ही कम टाइम में शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर भी जनरेशन की स्टडी की जा सकती है इसलिए। फिर दूसरी बात है ये होमोजाइगस प्लांट था। कैसा प्लांट था, होमोजाइगस प्लांट था। और इसमें क्या था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होने की वजह से सेल्फ पोलिनेशन करने में आसानी थी। फिर तीसरी बात थी कि आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता था, जो कि न्यू टेक्निक बेस पे था। वो टेक्निक कौन सी थी, मैस्कुलेशन टेक्निक। फोर्थ क्या था, वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर भी प्रेजेंट थे किसके अंदर, पी प्लांट के अंदर, ओके।